पिछले 12 जून को हमने देखा किस तरह एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 171 अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए निकली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है अहमदाबाद से बस 17 किलोमीटर दूर। अब सवाल ये है कि कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो। हालांकि जब तक ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाता है अगले शायद एक आध महीने के अंदर हमें पता चलेगा, लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए निहाल अहमद हैं जो कि पिछले 35 साल से एविएशन इंजीनियर है और एयर इंडिया के भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट में रह चुके हैं। आइए उनसे पहले समझते हैं कि जहाज उड़ी कैसे थी और जहाज उड़ती कैसे है और एक्सीडेंट होने की वजह क्या क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इस जहाज को बचाया जा सकता था या फिर बिल्कुल ही कोई उपाय नहीं था। आइए इनसे मिलवाते हैं। आपका वेलकम निहाल सर। जी, मैं सबसे पहले आई वांट टू गिव माय डीपेस्ट कंडोलेंस फॉर द पीपल हु डाइड ऑन द एयरक्राफ्ट and on the ground, because we are very obsessed with aviation, because for the last 35 years हमने जहाज़ी पर काम किया है और ज़रा सा भी कुछ होता है तो हमें बहुत दुख होता है। और पहले तो हम काम करते थे, स्नैक्स क्लियर करते थे और इंजीनियर्स थे 33 ईयर्स से, तो ये हमारे लिए सबसे पहले तो कंडोलेंस है। उसके बाद फिर अब मैं बताना चाहता हूँ कि पहले कि मैं बताऊँ कि जहाज़ कैसे क्रैश हुआ उसके पहले तो बताना होगा कि जहाज कैसे फ्लाई करता है, ताकि जो लोग ये नहीं जानते हैं कि जहाज फ्लाई कैसे करता है तो वो उनको बताने में फायदा नहीं। तो ये मैं लेमैन के लिए बता रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं जहाज के बारे में और फ्लाई तो करते हैं फिर डर जाएंगे, तो ना डरे है। मैं जो प्रोबेबिलिटी एक जहाज एक साइकिल में आप अपने रास्ते में चलेंगे, जो प्रोबेबिलिटी से एक साइकिल में आपको एक्सीडेंट हो सकता है, उससे कम प्रोबेबिलिटी एक जहाज इतना सेफ बनाया जाता है कि जहाज गिर जाए। ऐसा नहीं होता है, मगर ये कभी कदार तो भाई हाथ से बहुत अच्छी बात कही आपने। देखा निहाल साहब के यहाँ पे बाकायदा ये आपको एक पीपीटी पूरा तैयार किया गया है और एक जहाज का छोटा सा नमूना भी हमने रखा है, तो कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि जहाज उड़ती कैसे। आइए बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या एरोडायनेमिक्स है और क्या लॉज है फ्लाई करने के, थोड़ा हमें समझाएं। देखिए ये जो मैं आपको ये मॉडल दिखाता हूँ बच्चे, ये खिलौना है। हाँ। और इस जहाज में इस मॉडल में आप देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स बता दूं आपको। ये है जहाज, ये इंजन, ये जहाज है, ये फोर्स, तो इसके नीचे इंजन रहते हैं जी। ये जो ड्रीम लाइनर था उसके 2 इंजन थे। अच्छा निहाल साहब बताएं इंजन किसे कहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए डिटेल में अगर आप दिखा सके। हाँ। तो ये जो नीचे लगे हैं ये इसको इंजन कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ये इंजन है। इसमें इस मॉडल में 4 है। हाँ। ऐसे 2 है, जैसे इसमें है, इसमें जो 2 इंजन है ये 2 इंजन होते हैं। अच्छा, ये जहाज को आगे बढ़ाता है, इसको कहते हैं थ्रस्ट। तो जहाज में 4 फोर्सेस एक्ट करते हैं कि जब भी आप देखेंगे तो 4 फोर्सेस है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस, इसको ड्रैग कहते हैं। और दूसरा जो है वो है आपका पीछे का, ये एयर रेजिस्टेंस हुआ ड्रैग, है ना। और आगे आप बढ़ेंगे तो वो थ्रस्ट कहलाता है, वो इंजन से आप आगे बढ़ते हैं। और पीछे ड्रैग आएगा, है ना, उसको अपोज करेगा एयर रेजिस्टेंस। और एक ऊपर आता है लिफ्ट, जिसको उठाने का फोर्स, और नीचे वेट आएगा जहाज का जी। हम जब मेरा लिफ्ट जो है, जब ड्रैग से ये वेट से ज्यादा हो जाएगा तभी हम ऊपर सकते हैं। तो लिफ्ट का फोर्स होगा ना, जो जिससे ये जहाज ऊपर चलाएगा। कब आएगा, जब ये लिफ्टिंग फोर्स जो है मोर देन द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, राइट। सिंपल चीज है, ये जो लिफ्टिंग फोर्स है इसके ऊपर आता है। तो ये लिफ्टिंग फोर्स जो है जब ज्यादा हो जाएगा, तो लिफ्ट कैसे जनरेट होती है बताऊं आपको बहुत छोटे में। वो ये है कि लिफ्ट जनरेट ऐसे होती है कि ये स्पीड में जब जहाज दौड़ता है रनवे पर, ये इंजन इसको आगे बढ़ाता है, तो इसके ऊपर हवा का स्पीड में एक रफ्तार से स्पीड में हवा जाती है। ये विंग का डिजाइन बनता है ऐसा कि मतलब इस स्पीड में जब हवा आएगी तो इसमें लिफ्टिंग फोर्स जो एरोडायनामिक रिएक्शन से होता है, मतलब यहाँ प्रेशर ऊपर कम हो जाता है, नीचे ज्यादा हो जाता है। तो इससे ये फोर्स से हम जहाज जो है वो ऊपर चला आता है, राइट। ये उड़ सकता है ऊपर, है ना, क्योंकि इसकी लिफ्टिंग फोर्स इज मोर देन द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट से ज्यादा इसकी लिफ्टिंग फोर्स हो चुकी है। अब ये जहाज ऊपर आएगा। तो ये हम जो स्पीड में दौड़ाते हैं और ये डिजाइन बनाते हैं कि इतने स्पीड में इस जहाज के वेट को उठा सकता है। अब अलग अलग वेट होता है, जहां से डिपेंड करता है पैसेंजर पर, कार्गो पर, क्या क्या कितना वेट है, वो हम कंप्यूटर में डालते हैं। यहाँ आजकल के जहाज लेटेस्ट जो है उसमें कंप्यूटर में डालते बता देगा ये स्पीड में आपको जाना है, और उसको कहते हैं V1 स्पीड और V2 स्पीड। तो V1 स्पीड में आप ब्रेक लगा सकते हो, V2 में आप टेक ऑफ ही करना होगा आपको, है ना। तो टेक ऑफ कर दिया गया आप, तो जैसे ही आप आते स्पीड में आगे बढ़ते हो तो ये पीछे देखिए, ये स्टेबलाइजर कहलाता है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। इसके पीछे एलिवेटर लगे। तो आपको देखा होगा कि ये जो योक है, ये सामने का जो स्टीयरिंग व्हील टाइप दिखता है, उसको हम सामने खींचते हैं अपने तरफ,
एक पायलट करता है रोटेट। रोटेट का मतलब कि आप सामने से खींचो, आप वो जमीन छोड़ेगा। हाँ, उसका उसके इतना स्पीड आ गई है जो अभी से इससे अभी को एयरबॉर्न कर सकता है जहाज। हाँ, तो आप रोटेट करते हैं, तो रोटेट जब कहेंगे तो आप जहाज ऊपर चला आएगा, है ना। रोटेट करेंगे, एलिवेटर जो है वो ये टेल नीचे आ जाएगा और नोज ऊपर हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, क्लाइंब करता रहेगा, अब पावर आपको फुल आ रहा है। ये इस तरीके से जहाज उड़ता है। ये तो बहुत कुछ चीजें हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फ्लैप के बारे में, वो आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर दो चीज जो है पूरी दुनिया के जितने भी एनालिसिस्ट हैं वो दो चीज पर अपनी फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, वो फ्लैप का और लैंडिंग गियर का। लैंडिंग गियर इसको कहते हैं जो नीचे पहिया लगे रहते हैं। हाँ, इसको जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो पायलट क्या करता है, ये लैंडिंग गियर का लीवर जो सामने कॉकपिट पे लगा था, ये बताओ कॉकपिट की फोटोग्राफ, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक ड्रीम लाइनर की कॉकपिट है। तो ये कॉकपिट में बहुत कुछ दिख रहा है आपको, मगर मैं आपको जो सिस्टम्स अभी सस्पेक्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है ये थ्रॉटल होता है जिसे जहाज के पावर बढ़ाते हैं, इसको हम लोग आगे ले जाते हैं फुल, ताकि ये पावर जो है वो आजकल ऑटोमेटिक ही सेटिंग हो जाती है, मगर पहले फुल पावर देते थे तो टोगा या मैक्स पावर, राइट। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़े से हमारे गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, ये इंजन के पूरा मैक्स पावर टेक ऑफ के टाइम जैसे आप रनवे में पहुंचेंगे तो पायलट इसको पूरा आगे कर देता है। इसको पूरा आगे कर देगा, और जितना पावर आपको जरूरत है जो कंप्यूटर बता रहा है वो पावर डेवलप होगा आपके इंजन में, दोनों इंजन में। ये दोनों, एक इंजन का ये, दूसरे इंजन का ये। और जैसे ही टेक ऑफ करता है, ये लीवर जो है जैसे ही ग्राउंड छोड़ता है, विद इन 500 फीट के अंदर ये लीवर उठा दिया जाता है ऊपर। इससे क्या होगा, जो पहिया है वो अंदर ये हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर पहिया नीचे रह जाएगा तो ड्रैग बढ़ जाएगा। क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना हैवी नीचे गिरा, हैवी तो है वो, तो वेट उसी को कैरी कर रहा है, मगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा स्पीड में। तो ये चीज जो है वो ऊपर कर देते हैं। मगर और ये जो फ्लैप है, जब टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब टेक ऑफ में क्या क्या चीज है, जैसे आप जहाज में क्या करेंगे तभी जहाज आपको अलाउ करेगा टेक ऑफ करने के लिए, उसमें ये फ्लैप है। फ्लैप एक विंग के पीछे एक चीज होती है जिसको एक फ्लैप सिस्टम होता है, जिससे लिफ्ट बढ़ जाता है, लिफ्टिंग फोर्स जो है, ये लिफ्टिंग फोर्स ज्यादा हो जाता है। अच्छा, फ्लैप की फोटो देखिए, ये देखिए, ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये जहाज का फोटो है। ये जो इंक्रीज, जब आप फ्लैप ऑपरेट करते हैं, ड्रैग भी इंक्रीज करता है, एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि आप ये देखिए फ्लैप जो है ऑपरेट होकर नीचे आ गया जी। ये टेक ऑफ में ये नीचे ही रहता है टेक ऑफ के टाइम, और इससे लिफ्ट भी बढ़ती है और ड्रैग, लिफ्ट ज्यादा बढ़ती है बनस्पत ड्रैग के, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं एवरी टेक ऑफ के टाइम, थोड़ा फ्लैप यूज करते हैं। तो इसमें 5 नंबर में रखना चाहिए था। तो ये एक बात। हाँ, और तो अब आते हैं जरूरी वजह जो है, अब हम आते हैं लैंडिंग गियर के वापस आइए। तो अब अब ये हम समझा रहे थे आपको कि ये हमने क्या देखा, जो वीडियो हम देख रहे हैं उसको हम तो उसमें देख रहे हैं कि लैंडिंग गियर अभी भी डाउन है। हम 600 फीट पहुंच गए हैं, 30 सेकंड्स ही हुआ है बस। मगर इस लैंडिंग गियर क्यों नहीं ऊपर उठाया गया उसको, क्योंकि हमको दिख रहा है वो कि लैंडिंग गियर नीचे है जहाज का वीडियो में। मगर क्या ये लैंडिंग गियर पायलट ने उठाने की कोशिश की और ये स्टक हो गया है कि नहीं चल रहा था, ये वो तो DFDR ही बताएगा, ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये फ्लैप जो था, ये हाई लिफ्ट डिवाइस है, कम स्पीड में जहाज को जो है ना वो एयरबॉर्न रखता है। तो ये फ्लैप हम देख रहे हैं जो वीडियो के साथ जो हमें दिख रहा है, वो फ्लैप पूरा रिट्रैक्टेड है। अच्छा, तो हमारे हिसाब से या किसी भी एनालिसिस के हिसाब से ये फ्लैप रिट्रैक्टेड क्यों है? टेक ऑफ के टाइम में तो पूरा नीचे होगा, जो आपने जब फ्लैप की फोटो दिखाई, फोटो फ्लैप जो दिखा रहा है, ये पूरा ये टेक ऑफ के टाइम इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होगा नीचे। अब यहाँ जब हम देख रहे हैं, जब दूसरा एक फोटो और नहीं है इसी में तो चढ़ा हुआ है, जो हम देख रहे हैं, जब वो वीडियो में दिख रहा है ये पूरा ऊपर चढ़ा हुआ है जी। ये तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कॉकपिट में जाए, हाँ, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊपर किसने चढ़ाया, इसको ऊपर किसने किया और क्यों किया। ये 2 क्वेश्चंस पूरी दुनिया के एनालिसिस पूछ रहे हैं कि ये ऊपर क्यों है और ये नीचे क्यों है। अच्छा निहाल साहब, ये ज्यादा ह्यूमन एरर है कि मैकेनिकल फॉल्ट था? देखिए, ये प्रॉब्लम तो है, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो हुआ है, क्योंकि जब पायलट ने मेडे का मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर किया,
जब इमरजेंसी डिक्लेयर जब किया है और वो ये कह रहा है कि हमको पावर कम मिल रहा है, थ्रस्ट आई एम गेटिंग लेस थ्रस्ट, आई एम लूजिंग लिफ्ट, वो 40 सेकंड्स के बाद बेचारे के पास वक्त था, है ना, और उतने में वो बता रहा है टावर को, उसने कहा है कि आई एम लूजिंग लिफ्ट, तो देयर वाज सम प्रॉब्लम विद इंजन में, कोई प्रॉब्लम था जिसके वजह से थ्रस्ट कम आ रहा था, हाँ? तो वो तो एक प्रॉब्लम आया है। अब इसको हम पायलट के पास, हमारे जहाज में बहुत सिस्टम्स होते हैं, कोई भी एक इंजन फेल हो जाए या 2 इंजन भी फेल हो जाए तब भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर 2 इंजन फेलियर जस्ट एट द टेक ऑफ, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मगर मिड एयर इसे कंट्रोल, मिड एयर में 2 इंजन का फेलियर, फिर हम ग्लाइड करके कहीं लैंड कर जाएंगे, हमारा वक्त मिलेगा, रेस्पॉन्स टाइम, हम पहले लैंडिंग कर लेंगे। बहुत बार 2 इंजन फेलियर में जहाज नॉर्मली लैंड भी करते हैं, पर यहाँ सिंगल इंजन फेलियर भी होता है टेक ऑफ के टाइम, तो उस वक्त भी जहाज कंट्रोल हो जाता है। मगर डबल इंजन फेलियर, ये तो इंजन फेलियर पायलट ने कहा नहीं, खाली का लूजिंग थ्रस्ट, ये नहीं कहा कि एक सिंगल लेफ्ट इंजन फेल हो गया, ये तो नहीं कहा उसको, तो व्हाई शुड वी अज्यूम दैट वो इंजन फेलियर हुआ है, हाँ लॉस इन थ्रस्ट। अच्छा, दूसरी बात है कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन होने के बाद में हमें जो पता है कि पाकिस्तान एयर स्पेस अब इंडिया नहीं यूज कर रही है, AI-171 क्या लंबा रूट लेने के लिए ज्यादा फ्यूल कैरी कर रही थी, अगर आपको खबर हो तो? देखिए क्या है कि हम तो फुल फ्यूल लेके फ्लाई नहीं करते, एक कॉम्प्रोमाइज होता है। फुल फ्यूल अगर लेंगे तो मैक्सिमम एक 300 सीटर में आप 50, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50-60 पैसेंजर आप कैरी कर सकते हैं, तो फुल फ्यूल तो कभी लेते नहीं, पर ज्यादा फ्यूल जरूर लिया होगा उन्होंने, क्योंकि उनको पाकिस्तान एयर स्पेस को अवॉइड करना था, और दूसरी चीज कि उनको लंदन तक जाना है, तो फ्यूल तो हाई था ही, और कम से कम 2 लाख 1.5 लाख से ऊपर ही लीटर का तेल का टोटल कैपेसिटी होती है, अच्छा खासा फ्यूल लिया था, तो वेट अच्छा खासा था, और हमारे इंजन में काफी पावर होता है कि हम फ्यूल जितना भी वो लोड हो हम खींच लेते हैं ऊपर, है ना, मगर ये 2 इंजन फेलियर अगर हो जाए तो नहीं खींच पाएंगे, पर 2 इंजन फेलियर का रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा, मगर द पायलट इज सेइंग तो लॉस इन थ्रस्ट, दोनों इंजन में लॉस इन थ्रस्ट हो रहा होगा। सिंगल इंजन फेलियर होता तो वो रडर करेक्शन देकर जहाज ऊपर छोड़ जाता, मगर ये इतना कम रिस्पॉन्स टाइम है ना, 30 सेकेंड्स। अब उसने, अब वो क्या किया, अब हम अगर सोचते हैं कि डबल इंजन फेलियर जब भी हो सकता है अगर फ्यूल कंटामिनेशन हुआ, फ्यूल में कंटामिनेटेड है, पानी आ जाता है कुछ, तो उसमें फ्यूल का जब पानी वाला फ्यूल आया जहां दोनों इंजन में पहुंचेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा थ्रस्ट लॉस हो सकता है, तो ये इसको रूल आउट करना होगा, ये सब DFDR से पता चलेगा कि क्या हुआ, ये सब हम अभी स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूल कंटेमिनेशन किस तरह के फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकता है? जब भी हम जहाज में रिफ्यूलिंग होती है ग्राउंड में, हाँ। तो एक इंजीनियर चेक करता है कि उसमें कोई पानी तो नहीं है, वो चेक करेगा, उसमें कुछ पेपर डालते हैं तो चेक करते हैं पानी कंटामिनेटेड तो नहीं है, फिर उसमें ये हर कुछ दिन के बाद हम उसमें एल्गे ग्रोथ हो जाता है कभी कभी विंग टैंक के अंदर, तो उसका वो हम टेस्ट करते हैं, उसका विंग फ्यूल का सैंपल ले जाते हैं, उसको हम लोग लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ है कि नहीं, वो एक ये है। तो ये बहुत कुछ फ्यूल कंटामिनेटेड होने से डबल इंजन फेलियर होने के चांसेस होते हैं, या चांस ऐसे तो बहुत कुछ है, वो तो DFDR बता सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो सकती है इसके जिससे आपका फ्यूल कंटामिनेटेड हो सकता है या डबल इंजन फेलियर हो सकता है, मगर नॉर्मली सिस्टम रिडेंसी इतनी ज्यादा होती है इन जहाजों में, इतने ज्यादा चीजें हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक और चीज जो बड़ा उसमें है, इसमें आइए लोड इम्बैलेंस में 2 चीज का डाउट हो रहा है सारे दुनिया के एविएशन एनालिसिस को, कि ये लैंडिंग गियर क्यों ऊपर नहीं गया, क्या स्टक था, और दूसरा फ्लैप ऊपर किसने कर दिया। अगर पायलट को जो 40 सेकंड्स मिला, उसने सोचा कि स्पीड कम हो रही है जहाज की, स्टॉल कर सकता है, स्टॉल मतलब गिर सकता है, जिससे स्पीड इतनी कम होगी कि जहाज अब लिफ्ट नहीं होगा, तो उसने फ्लैप ऊपर कर दिया। तो ये तो फ्लैप ऊपर वाली सब बात जो है कर दिया उसने अपने को सेव करने की, देखिए टाइम इस पर इतना कुछ कोशिश कर रहा था वो अपने आप को बचाने की, तो उसे फ्लैप ऊपर करके सोचा बच जाएंगे शायद। ये लैंडिंग गियर का शायद स्टक भी हो, या वो कहा कि पहले तो अपने को सेव करे फिर लैंडिंग गियर ऊपर उठाए, सामने उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जिसको हम लोग बार बार पायलट एरर कह रहे हैं, मगर 40 सेकंड्स के अंदर एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतना पैनिक हो जाता है आदमी, ये सब चीजें बाद में, अगर ये हवा के ऊपर होता 10,000 फीट ऊपर, तो ये काम करता, देखता नहीं हो रहा तो दूसरा काम कर सकता था, इसको वक्त ही कहाँ मिला, रिस्पॉन्सिव टाइम नहीं है कि एक तो हमने किया इससे तो हुआ नहीं, दूसरी चीज कुछ करें, तो वो तो उसको वक्त नहीं मिला। तो ये दोनों एक पॉइंट है जो DFDR से ही, मतलब ब्लैक बॉक्स नहीं समझ में आएगा कि इसने फ्लैप ऊपर किया था कि नहीं, क्योंकि वीडियो में फ्लैप ऊपर दिख रहा है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारी दुनिया के लोग पूछ रहे हैं, और लैंडिंग के नीचे दिख रहा है। तो ये दोनों चीज की वजह से पायलट एरर की तरफ उंगली जा रही, मगर उंगली पैनिक बेचारा 30 सेकंड में क्या कर सकता है। और दूसरी चीज अब आते हैं हम
ये फ्लैप ऊपर। अब हम आते हैं कि एक और प्रॉब्लम हो सकता है, लोड इम्बैलेंस। तो ये ट्रिम शीट जो है ना, ये जो बनती है कि कहाँ कहाँ लोड है, किस कार्गो कंपार्टमेंट में, जहाँ से बहुत सारे कार्गो कंपार्टमेंट इसको दिखाए, तो यहाँ भी होती है, सामने भी कार्गो होता है, हाँ, ये सारा कार्गो है, यहाँ विंग है, इसका वेट कहाँ कहाँ कितना है ये डाला जाता है जहाज में, और फिर ये जहाज बताता है कि सीजी कहाँ है, उसी हिसाब से आपको वो स्पीड बताता है, ठीक है ना, कितनी स्पीड होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ कितना रोटेट होना चाहिए। तो ये अगर गलत इनपुट हुआ, कभी कभी करते हैं लोग, अल्लाह ये जो है ना, ये कभी कभी ये लोग करते हैं कि ज़्यादा वेट ले लेते हैं और कम इनपुट डालते हैं, हाँ, तो वो भी एक उंगलियां उठ रही, मगर आई डोंट थिंक ऐसा हुआ हो। मगर अगर किसी ने ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़ा, आपसे कभी नहीं करना चाहिए सारे पायलट के ऊपर, कि कभी भी लोड जो सही होना चाहिए वही डालना चाहिए, उसी से या कंप्यूटर एरर हो कि जो उसने लोड डाला हो सही डाला हो, मगर कंप्यूटर जो उसको बता रहा था स्पीड, वो स्पीड ठीक बताई नहीं उसको, उसने गलत एरर दे दिया हो। तो ये भी एक रिमोट पॉसिबिलिटी जो DFDR में समझ में आएगा इंशाल्लाह, है ना। ये ब्लैक बॉक्स है, जिसको हम लोग, ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज कलर का होता है, मगर ये ब्लैक बॉक्स कहलाता है क्योंकि ये क्रैश के बाद ही में बाकी सब कुछ जल जाता है, ये नहीं जलता है, और इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती रहती है, जहाज के सारे पैरामीटर्स, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। तो जब क्रैश हो जाता है तो इसको हम लोग निकालते हैं और इसके डेटा हम लोग स्टडी करते हैं, पूरा हमको समझ में आ जाता है क्या प्रॉब्लम हुआ था जहाज, इसलिए वो ब्लैक बॉक्स कहते हैं क्योंकि क्रैश के बाद। और दूसरी चीज होती है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉकपिट में दोनों पायलट में क्या बातचीत हुई, क्या कह रहा था, इंजन फेलियर कह रहा था, क्या कह रहा था वो दूसरों से, ये करने को कह रहा था, फ्लैप ऊपर करने को कह रहा था, लैंडिंग गियर के क्या बोल रहा था, तो उससे और इसको रिलेट करने से समझ में आता है, एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आ जाएगी कि किस रीजन से जहाज ये क्रैश करा है। कितना वक्त लगेगा इसमें? ये देखिए नॉर्मली इसको तो रीड आउट बहुत जल्दी हो जाता है, मगर क्योंकि इसको हम लोग वो सिमुलेट करते हैं, पूरी फ्लाइट का वो सिमुलेशन हो जाएगा कि फ्लाइट में पूरा पोजीशन क्या था, वो पूरे एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें नॉर्मली 1 महीने के अंदर आई थिंक द रिपोर्ट्स विल कम, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। इस चीज और जानना था कि इतने लोगों में एक खुशकिस्मत जिसने मौत को मात दिया और अपनी जान बचा ली, कैसे संभव हो सकता है, थोड़ा समझाया ना। देखिए ये क्या है, जब ये जहाज नीचे गिरता है तो इम्पैक्ट से ये जो विंग के अंदर हमारा तेल की टंकी है, हाँ, तो ये अंदर तेल जैसे ही गिरता है इम्पैक्ट से इसमें आग लग जाती है, हाँ, और इतनी स्पीड आने लगती है कि पूरा अंदर पैसेंजर के ऊपर विदिन सेकंड सारे पैसेंजर जल जाते हैं, है ना, क्योंकि ये विंग, ये तो फ्यूल है पूरा भरा हुआ है, इतना लीटर फ्यूल भरा है फट से, ये फ्यूल जो केरोसिन होता है, या एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल होता है वो केरोसिन होता है, नॉट पेट्रोल और डीजल, केरोसिन होता है, मगर इग्निशन टेम्परेचर आया, वो आग लग गई इसमें, हाँ। इसी से मरते हैं लोग, जो गिरे इम्पैक्ट हुआ, इसमें टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो वो सारे पैसेंजर मर जाते हैं, बैकबोन भी टूट जाता है ना, और वो हिल भी नहीं पाते। मगर ये एक मिरेकल है, मगर मिरेकल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अब ये जहाज से नीचे गिरा, अगर आप सोचिए कि ये यहाँ से टूट गया, यहाँ पर ये से 11A सीट समझिए यहाँ थी, ए लेफ्ट साइड में नॉर्मली होती, तो ये A11A सीट थी, यहाँ से फ्यूजलाज टूटा और उसके सामने टूटा हुआ फ्यूजलाज था और वो साइड के सीट में बैठा था, जो बॉडी थी साइड सीट बैठा था। अब उसने अपना सीट बेल्ट खोला होगा, ये लगाया ही नहीं शायद उसने, हाँ ये भी हो सकता है, उसको टाइम, और वो कूद गया वहां से। तो ये क्योंकि एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा और उसको कूदने के डिस्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं था, बच गया। हाँ, मगर ये बहुत रेयर इंसिडेंट है। ये पटना में क्रैश हुआ था कि पीछे का विंग के 6 आदमी जो है ना ट्री में अटक गए थे और वो बच गए। हाँ, अब वो हडसन रिवर का एक्सीडेंट देखी तो सारे लोग बच गए थे, जो उसने इसमें कर दिया, सैली वाला। तो ये हमारे साथ निहाल अहमद साहब थे, जो अपनी 35-40 साल की एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हालांकि दुख जताया उन्होंने, एविएशन इंडस्ट्री से है तो तकलीफ उनसे ज्यादा और शायद किसी को ना हो। अगर वो रहते तो वो कोशिश करते कि इतने लोगों की जान ना जाए, और आप लोगों से बातें समझाने की कोशिश की। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े। हम दूसरे बार वापस आएंगे निहाल अहमद साहब के पास और वापस से आपकी बात उनके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर निहाल अहमद साहब के साथ में इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।